माइक्रो इकोनॉमी लिखा है ना। माइक्रो इकोनॉमी के सिर्फ आइडेंटिफाई करना, उसके नेचर को और उसके इम्पोर्टेंस को समझना है। तो आप क्वेश्चन में जाएंगे तो हो सकता है किसी साल आपको क्वेश्चन ना मिले, बट माइक्रो इकोनॉमी मान लो 2025 में एक क्वेश्चन आया, सपोज भी देख लेंगे, देख भी सकते हैं 2024 में मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, सपोज नहीं आया है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है उसकी लेंथ भी तो समझेंगे ना। और लेकिन अब सिविल सर्विसेज में सब पढ़ के जो जाएंगे वही थोड़ी सवाल आएगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो आएंगे ही नहीं। तो एक टॉपिक अगर आप दिमाग में रख लें, माइक्रो इकोनॉमी, क्योंकि अभी आपने हमने जैसे कैपिटल या मनी मार्केट की बात की या आरबीआई बैंकिंग सिस्टम की बात की, ये तो उसी के टॉपिक हो गए ना। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। अब सब अलग अलग नहीं कर देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब पर कैपिटा इनकम, अब आप सब एक साथ ही रखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे। अब ऐसे नहीं हर किसी का टॉपिक बनाते रहेंगे। अब एमएसएमई है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको आप एक टॉपिक बना सकते हैं। इंडस्ट्री एक सेक्टर है पूरा, आप उसको अलग से पढ़िए। कृषि एक सेक्टर है, अलग से पढ़िए। सर्विस एक सेक्टर है, उसमें भी अलग से पढ़िए। अब आरबीआई है, बैंकिंग और बीमा कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपने मान लो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के बारे में है, उसको अलग से करके पढ़ लीजिए। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बोझ नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे माइक्रो इकोनॉमी, आप आगे बढ़ जाइए, गवर्नमेंट बजटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स वगैरह छोड़िए, गवर्नमेंट बजटिंग को देख लीजिए। अगर हम बजट की ही बात कर लें जो 1 फरवरी को पेश हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लें, वो अपने आप में कम है क्या? वो भी अपने आप में एक बृहद जो है अध्ययन है। अब आप सोचें कि आपको क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, बजट कितना एलोकेट किया गया है, किस सेक्टर को ज्यादा दिया गया है ना, एजुकेशन में है कि रिसर्च में है, हेल्थ में है, डिफेंस में है, एग्रीकल्चर में है, वगैरह वगैरह। तो आप थोड़ा सा इस एलोकेशन को, फिजिकल डिफिशिएट को, बजटरी जो है डिफिशिएट है, घाटा है उसको, और भी उसके पूरे बजट को, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, और किस तरीके से पूरा ये सिस्टम है, इसी को समझने में आपका पूरा अच्छी खासी मेहनत हो जाएगी, है ना। हम्म। इधर देखो, अब से ये हो गया टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। जीएसटी एक टैक्सेशन सिस्टम, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री पे टैक्स लगते हैं, कॉरपोरेट जो टैक्स होते हैं। तो सबको अगर टैक्सेशन ही केवल जान जाइए, अब कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि इनकम टैक्स में स्लैब क्या है, कितनी छूट है, इस बार क्या हुआ, जैसे कितना बीमा करा सकते हैं, घर पे लोन ले सकते हैं तो कितना टैक्स रिबेट है, एटीसी के तहत कौन कौन से आते हैं, ये सब चीजें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं? आपने बीमा तो उसमें वो टैक्स रिबेट मिल जाता है ना। हेल्थ बीमा वगैरह जैसे कराया, बीमा कराया तो टैक्स रिबेट मिलता है। घर बनाने के लिए लोन लिया है, उसमें टैक्स रिबेट मिल जाता है, मिलता तो है ना। तो ये कितनी लिमिट है, कितने लिमिट तक टैक्स का स्लैब जाता है, कितने के बाद कितने पे कितना टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वही हो गया। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पूरा टैक्सेशन को एक बार समझ 2-3 दिन में बढ़िया से तो आने दो सब उसमें से। और उसका रिलेवेंसी पार्ट को थोड़ा सा आपको, जैसे इस बजट में अगर कोई टैक्सेशन से जुड़ा कुछ हुआ, जैसे मान लो जीएसटी को 2 स्लैब कर दिया गया, हालांकि उसको 3 स्लैब भी कहना हो, कह दीजिए कि तंबाकू वगैरह पे 40% जीएसटी है, बाकी 5 और 18% टैक्स है जो स्लैब है। तो आप अगर उसमें उस कमोडिटीज को देखें, अब जैसे मान लो 28% की जितनी कमोडिटी, सबसे कम वही थी,
28% जीएसटी में सबसे कम कमोडिटीज थी, ठीक है। तो उस सब को हटा ही दिया जब स्लैब, तो सब भाग करके आई होंगे 18 में। कई 12% भी जीएसटी हुआ करता था, उस स्लैब में कुछ हो सकता है 18 में, कुछ 5 में आए हों। तो कौन 28% में था? एक बार नजर तो डालना चाहिए ना कि ऐसी कौन सी कमोडिटीज थी जो 28% में थी, उसको 18 में डाल दिया गया। चीजों को सस्ता, 28 से 18 हुआ सस्ता हुआ, लेकिन अगर 12 से 18 हुआ होगा तो महंगा हो गया होगा। तो कुछ चीजें तो इधर उधर हुई है ना। तो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला विद्यार्थी के नाते, इकोनॉमी के विद्यार्थी के नाते, मतलब जनरल स्टडीज के हिसाब से तो ना, तो आपको भी समझना है। अब ये सब चीजें अभी अखबार ही, हम आज का अखबार ही है ये, जैसे इस अखबार को हम लें और इस पन्ने पे चले जाएं, कोई ऐसा बिंदु जरूर मिल जाएगा जो आपके पेपर से, प्रश्न पत्र से कनेक्ट हो। लेकिन कभी उस दृष्टिकोण से जब आप उस पर दृष्टि डालेंगे तब, समझ गया ना। अब जैसे है लिख रहा है कि एनपीएस वात्सल्य की 100% रकम इक्विटी में लगा सकेंगे। अब आपसे हम पूछे कि एनपीएस वात्सल्य क्या है, और इससे जुड़ा हुआ कोई चीज पूछ लेता है, तो हो गया ना दिक्कत। तो है तो अखबार में कुछ न कुछ तो रहेगा ही। ये बड़ा सा हेडिंग बना के दे रहा है, ठीक है। इधर देखो, अब टैक्सेशन, अब आपने फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई एक्ट जो है देखेंगे 1934 का, बाद में इसको आपने 1949 में इसको, हाँ, नेशनलाइज किया ना। आरबीआई, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेक्स मैनेजमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना। अगर आपने मनी सप्लाई, अब मान लो जैसे आरबीआई है, उसकी आप फंक्शनिंग को देखें, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, कमर्शियल बैंक को किस रेट पे पैसा दे रहा है? नहीं, कमर्शियल बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई है। अगर रेपो रेट कम होगा तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेंगे, बैंक के पास कब क्रेडिट ज्यादा होते हैं, कब कम होते हैं, कब बैंक लोन गिराता है, कब कस्टमर को फायदा होता है, ये सभी चीजों का जो फंक्शनिंग है, समझ लीजिए वही आरबीआई की फंक्शनिंग है। और आरबीआई का क्या काम है? जैसे आपसे कहा जाए माँ का क्या काम है घर पे, तो आप बताएंगे कि माँ घर की सफाई का ध्यान रखती है, भोजन का ध्यान रखती है, घर में रख रखाव करती है, बच्चों का लालन पालन करती है, खाना देती है, बाजार से आटा दाल चावल लाती है, कपड़े लत्ते लाती है, बच्चों की बीमारी परेशानी में इलाज कराती है, दवा लाती है, काढ़ा पिलाती है, दूध पिलाती है, जो भी सब चीज में जोड़। अब उसमें हो गया मतलब, हाँ ये माँ का काम है। अब कह दीजिए कि वहां सेक्रेटरीट में सचिव का काम, तो यही काम क्यों थोड़ी जोड़ देंगे आप? अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो गया। तो आरबीआई का जो फंक्शन है एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आया आरबीआई एंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। 69 आते आते देखे होंगे आपने, 55 में आपने देखा कि एम्पीरिकल बैंक क्या हो गया था, एसबीआई बना। 14 आपने 1969 आते आते आपने क्या देखा, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 80 आते आते 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 93 आते आते क्या हुआ, एक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पीएनबी में, 19 बैंक रहे। आज की हालत, अब वो सब छोड़िए, ये तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन आज के तत्कालिक परिस्थितियों में देखिए कि बैंक कहाँ किसके साथ मर्ज हो रहे हैं, ओरिएंटल कहाँ गया, इलाहाबाद बैंक कहाँ गया, फलनवा कहाँ। आप किसी में आपसे पूछा पता आपने? एक, दूसरा ये कह रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम, आप इंडिया बैंक का जो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम आप देखें, नेशनलाइज बैंक भी और नोटिफाइड बैंक भी है, नॉन नोटिफाइड बैंक भी है। ये बंधन बैंक क्या है, ये गोल्ड वाला है, ये भी तो काम ही कर रहे हैं ना। तो फाइनेंस सिस्टम भले ही बैंक लिखता हो बंधन बैंक, बंधन कब से बैंक हो गए, बट एक फाइनेंस सिस्टम में वो लोग हैं, तो ये चीज को समझना होगा, बस इतनी सी बात है। आरबीआई समझ लिया, इसका ये समझ लिया, खत्म हो। आने दो सवाल, अभी तो हमने इसको क्लिक भी नहीं किया। इसमें इसमें देखे होंगे 3 सवाल तक बने।
अब आया कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड जो मैं कितने दिन से बता चुका हूं आपको। उसके बाद इंडस्ट्रीज को देखिए, औद्योगिक, फिर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कही जा रही, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, WTO क्या है, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 क्या है, उरुग्वे उरुग्वे के क्या समिट करते करते हल्ला गुल्ला करते हैं। हालांकि WTO के हमको रिलेवेंसी नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो फोरम पे काम कर रहे हैं, है ना, क्यों, कई इकोनॉमिक फोरम हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। इधर देखो, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी को आप इसको पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से भी जोड़ेंगे। पॉपुलेशन से डेमोग्राफी बदलती है, उसको अर्बनाइजेशन से जोड़ लीजिए। और इकोनॉमिक लिखें, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, वही जो बता रहा हूँ। अब जैसे पढ़ेंगे, अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, मान लो हेल्थ है, आपसे हमने पूछा महिलाओं की आयु प्रत्याशा क्या है। अब हमने पूछा आपसे कि मॉर्टर्निटी रेट क्या है। हमने बोला पुरुष, लड़का और लड़की के बीच में रेशियो क्या है। क्यों भाई, कई माताएं बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं, ये भी एक रेट है। कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, ये भी एक रेट है। पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ये भी एक रेट है। इस स्टेट क्या है, ये भी एक रेट है। उत्तराखंड में किस जिले में ज्यादा है, ये भी उस हिसाब से ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हेल्थ ही हो गया ना। पॉवर्टी आपको तो पता ही है, गरीबी गरीबी की बात होती रहती है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जैसे होता है ना, इकोनॉमी के फंडामेंटलिज्म जो होते हैं ना, वो एक तरफा नहीं चलते। जैसे ये केवल दीवार कमरा नहीं है, ये चारों दीवार कमरे होते हैं। वैसे इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म केवल पॉवर्टी से बात नहीं बनेगी, केवल डेवलपमेंट कहने से बात नहीं बनेगी। जब हम डेवलपमेंट करते हैं, तो डेवलपमेंट का उसका जो हिस्सा, प्रोपोर्शन है, सब कैटेगरी तक लोगों तक पहुंचे नहीं, वही तो हम, चूंकि हम लोग पढ़े लिखे, जैसे पढ़े लिखे, तो ये चीज सभी तो आती है ना। कोई भी पे बैठे, कोई भी संस्था चला रहा व्यक्ति, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, उनको कब खटकता है, जब प्रोपोर्शनल हिस्सेदारी में भागीदारी नहीं होती है। अगर मुझे डोईवाला जाना है और मेरा 110 रुपया टोल टैक्स कट जाता है, और वहां से लौटता हूँ, फिर मेरा 60 रुपया 50 रुपया टोल टैक्स कटता है लौटने का, मेरा तो 60-70 रुपया टोल टैक्स कट जाता है। तो आपने IIP से टोल सड़क शुरू किया, IIP पे जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो वहां लिखा है टोल शुरू। हमने कुआं वाला क्रॉस किया, थोड़ी दूर गए, टोल आ गया, ठीक। हमने आपका, ना हरिद्वार गए, ना हम दिल्ली जा रहे हैं, ना हम नजीबाबाद जा रहे हैं, ना कोटद्वार जा रहे हैं, आपने हमको कोट, आपके टोल से 10 किलोमीटर, मतलब 8-10 किलोमीटर के रेंज में आपने हमारा 170 रुपये ले लिया। क्यों भाई, राइट। अब आपने 170 रुपये हमारा ले लिया, तो हमने इस प्रोपोर्शन में ये देखेंगे कि हमारा वहां जाने में सरकार हमारा एक्स्ट्रा पैसा ले रही है, क्योंकि हम उसकी सड़क इतना न रौंदे, इतना वो हमसे पैसा ले लिया। इकोनॉमिक की भाषा में बात कर रहे हैं आपसे, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अगर रसगुल्ला दुकान से एक मांगा है, तो उसके पूरे रसगुल्ले क्यों देंगे हम। अगर हम होटल पे एक थाली खाना खाए हैं, तो हम उसके पूरे खाने का कीमत क्यों देंगे। इकोनॉमिक तो प्रोपोर्शन में चलेगा ना। एक आपने कुरकुरे मांगे हैं, तो जितना है सबको पैसा क्या वो। तो हमने आपकी सड़क कितनी घिसी, 7 किलोमीटर,
अगर कोई व्यक्ति कुआं वाला से अपनी कार निकाले डोई वाला जाने के लिए, कुआं वाला से बामुश्किल 3 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाएगा, 4 किलोमीटर, कि डोई वाला का टोल ब्रिज आ जाएगा, टोल नाका आ जाएगा टैक्स वाला। ठीक है। अब उसका आने जाने का पैसा आपने 150 रुपया उसका ले लेंगे, ज्यादा हो गया शायद। ठीक है। अब अगर वो ये कहना चाहे कि साहब हम आपका जो है इस्तेमाल जितना किए उतना लीजिए, क्यों? अगर आप दिल्ली जा रहे हैं बाया हरिद्वार, तो एक टोल देहरादून से आप टोल वाला के पास देंगे, और दूसरा टोल आप देते हैं जब कनखल वगैरह पार करके रुड़की के इर्द गिर्द देते हैं, तब तक आपकी गाड़ी कम से कम 65 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी होती है देहरादून से, इस टोल से करीब, मान लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति जोगीवाला से या कुआं वाला से निकले, हर वाला, इधर वाले से, राय वाला से, हाँ, राय वाला नहीं यार, हर्रा वाला से निकले, तो हो जाएगा 8-10 किलोमीटर, आप उतना ही टैक्स ले रहे हैं जितना कि आप 65 किलोमीटर वाले से ले रहे हैं, तो वो तो आप सड़क के पूरी दे रहे हैं। क्यों? इकोनॉमी में ये पोर्शन चल, पैसा दिया गया तो एजुकेशन को पढ़ो, हेल्थ में क्या, अब हेल्थ को ठीक से पढ़ो, जैसे उदाहरण दिया, एजुकेशन की क्या है वो पढ़ो। बाकी ये सब चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, लॉ, पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान हो। इसको लिख लो, यही पढ़ लेना, इसी में सब सवाल आ जाएगा।